अब स्टडी करने वाले हम ठोस तार है, लंबा धारावाही तार है, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं। तो लंबे धारावाही तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, धारावाही तार है उसका क्रॉस सेक्शन में पूरे अनुप्रस्थ काट में धारा का वितरण एक जैसा है, यानी कि प्रत्येकांक जो अनुप्रस्थ काट धारा समान है, मतलब धारा घनत्व तो समान है। धारा घनत्व जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं धारा घनत्व को जैसे लिखते हैं, तो धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण एरिया में वितरण एक जैसा, ऐसा नहीं कि छोटे से एरिया में यहां धारा का मान ज्यादा है और उस एरिया में यहां धारा का मान कम है, ऐसा नहीं है। सब जगह एक समान धारा का वितरण हो रहा है। यहां पर ये डीएल वगैरह कुछ नहीं है। अब इसके कारण से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है अलग अलग बिंदुओं पर। सबसे पहले जैसे कि बाहर के बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड का मुझे मान ज्ञात करना है, तो आउटसाइड पॉइंट लेना। सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया आउटसाइड, पॉइंट नंबर 1। तो हमने कहा था कि ये जो ठोस धारावाही तार होता है, चुंबकीय बल रेखा इसकी वृत्ताकार ही होंगी जहां पर होंगी, तो इसके लिए भी लूप वृत्ताकार ही बनाएंगे हम। 3 स्टेप की बात की थी ना हमने, लूप बनाना है, सिग्मा आई का मान ज्ञात। अब तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, अब काम आसान है। तो लूप बनाना है, सिग्मा आई का मान ज्ञात करना है, फिर एसीएल को अप्लाई करना। तो लूप बना दिया हमने, वृत्ताकार सर्कल बना दिया, वृत्ताकार लूप बना दिया। इसके बाद सिग्मा आई का मान, कि जो लूप बनाया ये लूप है, वो ये हमारा लूप, यही हमने जो बनाया है। इस लूप से परिबद्ध धारा, या यूं कहते हैं इस लूप का जो एरिया है उससे आर पार जाने वाली कुल धारा का मान, तो कुल धारा आई है, लिख दिया गया आई धारा। अप्लाई एसीएल, तो अब एसीएल अप्लाई करना मतलब क्या, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। बी डीएल मतलब बी वेक्टर भी था और ये बी डीएल था। फिर हमने क्या कहा था कि इस बी डॉट डीएल को वृत्ताकार लूप के लिए जब हल करते हैं ना हम, तो बी डीएल cos 0 आता है, cos 0 1 होता है, तो b इंटू 2 पाई आर इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसकी जगह हो जाएगा ये b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये बन जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बन जाएगा। तो ये आ गया बाहर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब अगर मुझे पृष्ठ पर सतह पर ज्ञात करना हो, तो सतह के हिसाब से आप चाहे तो डायरेक्ट यहां पर कैपिटल आर लिख दें, या फिर से इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो यहां पर कैपिटल आर आ जाएगा और कैपिटल आर यहां आएगा, मतलब ये रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया सतह पर मैग्नेटिक फील्ड का मान। तो केस फर्स्ट बाहर के बिंदु पर, केस सेकंड सतह के लिए आ गया, केस थर्ड आता है अंदर के बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान। यानी कि जो अंदर का बिंदु, मतलब यहां कोई बिंदु सपोज लिया जाए, ये सतह वाला बिंदु 2 हो गया, कोई 3 बिंदु में नहीं आने लिया, यहां मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो, या अगर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना तो वही अक्ष से जो दूरी होती है उसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं हम। जैसे इस दूरी को भी स्मॉल आर से लिखा था पहले, अक्ष से दूरी नापते स्मॉल आर से लिखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, वही 3 काम करना होगा। लूप बनाएंगे सर्कल, तो लूप बना दिया मैंने सर्कल, यानी कि वृत्ताकार लूप बना दिया, पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम है सिग्मा आई का मान ज्ञात करना। क्या यहां पर भी इस बिंदु के लिए सिग्मा आई का मान आई के बराबर रहेगा क्या, मतलब पूरा जो धारा आई है वो पूरे इस लूप में से जा रही है क्या, तो इस लूप का जो भी एरिया है ना, इस एरिया से बहने वाली जो धारा वही चाहिए मुझे। तो निश्चित रूप से वो आई के बराबर होगी या कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि एरिया कम है, एरिया वाइज धारा का वितरण हो रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार धारा का वितरण हो रहा है। एरिया ज्यादा तो धारा ज्यादा, एरिया कम तो धारा कम। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से ज्ञात कर लेंगे ना कि इतना एरिया, कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया में आई धारा बह रही है, तो एकांक एरिया की धारा निकालो, और ये एरिया कितना हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो उसकी धारा तो बड़े आराम से मिल जाएगी, वही सिग्मा आई होगा। फिर एसीएल को अप्लाई करके आराम से सोल्व कर लेंगे, ये काम करना रहेगा। तो देखते हैं उन स्टेप को। इसके सबसे पहले यहां वो डायग्राम बना भी दिया, क्रॉस सेक्शन व्यू मतलब अनुप्रस्थ काट का व्यू है, ये अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है, वही छोटा सा लूप बना दिया उसके अंदर, और उसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो आप पहले बताया वैसा ही है। सर्कल बनाया लूप, सिग्मा आई का मान ज्ञात करना था। एक इस एरिया में आई धारा है, कहा था हमने कुल एरिया में धारा आई, एकांक में अगर बतानी है तो एकांक एरिया में धारा हो जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एरिया में धारा, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो पाई आर, क्योंकि ये एरिया क्यों लिया मैंने, कि बंद लूप का जो एरिया है, बंद लूप में जो मसाला है उस मसाले में धारा है, तो मसाले वाले धारा को ज्ञात करना था, तो पाई स्क्वायर वाले एरिया की धारा को ज्ञात करना था। फिर एक बार बता दें यहां पर इसमें, तो इससे जो धारा बह रही है, तो ये एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो उसको ही मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। ऐसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा आई का मान मिल गया हमें, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बस
अब तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 में आगे ना कि लूप एसीएल अप्लाई कर दो। तो जैसे इस पर आते इसको अप्लाई करते, हमने कह रखा था इसको क्या लिखता हूं मैं बी डॉट डीएल को, ये होता है बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, यानी कि सिग्मा आई का मान ये था। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। बस अब तो क्या करना है, ये रिजल्ट आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड मिला है। तो ये इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त हो गया, यहां पर ये रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। रिजल्ट याद रखना है, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, अंदर वाले बिंदु का, पृष्ठ वाले का, बाहर वाले का। अब धारा घनत्व के हिसाब से अगर बात करूं ना मैं, धारा घनत्व होता है जे इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आई का मान जे के पदों में लिख दिया जाए, यहां पर आई क्या हुआ जे इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर जे इंटू पाई स्क्वायर रखे सोल्व करते ही आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, म्यू नॉट आई की जगह जे इंटू पाई आर स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई आर स्क्वायर से म्यू नॉट जे आर बाई 2 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये काम में तभी आता जब क्वेश्चन में धारा घनत्व तो दिया जाए हमें, अदरवाइज काम में नहीं आएगा। अच्छा एक खास बात और, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए हमें दिया जाता है तो हमें जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना, सीधे सीधे उसका फॉर्मूला लगा दो आप। तो आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करना तो ये लगा दो, इसमें आई तार में बहने वाली कुल धारा है और स्मॉल आर अक्ष से दूरी है, कैपिटल आर त्रिज्या है। तो आंतरिक बिंदु पे जब ज्ञात करना है तब भी यहां तो कुल धारा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होते हैं, जब धारा घनत्व में दिया होता है ना तो आई ज्ञात करना होता है, तो यहाँ कई बार वो पाई स्मॉल आर ले लेते हैं, वो यानी कि वो कम दूरी वाला ले लेते, तो उसमें धारा कम आएगी, जबकि यहाँ कम थोड़ी रखना है, यहाँ तो कुल धारा रखनी होती है। कम हम जो रखना था सब हो गया, यहाँ पर काम पूरा हो, वो डेरिवेशन में था, तो यहाँ तो एक्चुअल धारा रखनी पड़ती है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो अब ग्राफ की बात आती है कि हमने रिजल्ट क्या देखा था कि अंदर के बिंदु पे था म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि बी इन प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, और आउटसाइड में था बी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, ये था, क्योंकि आउट का फील्ड था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये था आउट का। तो अंदर तो रेखीय रूप से चेंज हो रहा, परिवर्तन हो रहा, अब बाहर आयती परवलय के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो ये रेखीय परिवर्तन है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, या आयती परवलय है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार मेडिकल टेस्ट में आ चुका है, फिर भी कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, कभी तो पूरा बोलता है कि ठोस बेलनाकार धारावाही तार, एक बार ओनली बोला कि एक धारावाही तार का वो ग्राफ बताओ, तो सिंपल तार बोला, ठोस खोखला कुछ नहीं बोला, तो ठोस ही मानना है, ग्राफ यही बनेगा। तो इसमें आर बेलन के केंद्र से दूरी है, कैपिटल आर त्रिज्या है, जे धारा घनत्व होता है और सतह पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भी पता लग रहा है कि अक्ष जो होता है ना, ये धारावाही तार है, ये इसका अक्ष, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बी इक्वल टू 0, ठोस तार की बात कर रहे हैं। तो यहां पर फील्ड 0 होता है, मान बढ़ता जाएगा, यहां मैक्सिमम रहेगा, फिर बाद में घटता जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन को इंडिकेट करने वाला ग्राफ। तो बी इस ग्राफ के अनुसार चेंज होता है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। और एक्सिस पे बी 0 होता है, यही वाली बात, एक्सिस पे बी 0 है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस धारावाही बेलनाकार तार है, ये बता रहा है ठोस है ये तार, सतह से अंदर की दूरी r/3, बाहर की दूरी r, पर बिंदु 1 और 2 हैं, तार में धारा I है, मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात बताना है, B1/B2 ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, लेकिन केयरफुली। पहले आंतरिक बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, आई कुल धारा, कैपिटल आर त्रिज्या, स्मॉल आर ये क्या होता है, जरा सोचो, कितना रखूं, r/3 रखूं क्या, यहां पे नहीं रख सकते। स्मॉल आर क्या था, अक्ष से दूरी, ये दूरी होती है स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में यहां मैं जो रखूंगा, तो स्मॉल आर जब मुझे रखना तो ये होगा कैपिटल आर माइनस r/3, यानी कि 2r/3 ये रखना पड़ेगा। तो ये 2r/3 रखना पड़ेगा। ऐसे अगले की बात करें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये वापस कहां से, अक्ष से दूरी का मापन किया गया है, तो इस बिंदु के लिए अक्ष से दूरी ये होगी, बिंदु 2 के लिए ये, बिंदु 1 के लिए ये। तो ये r है और ये r कितना हो गया, 2r हो गया दूरी, तो यहां पर दूरी 2r हो जाएगा। तो बस
इन दोनों के मान को रखना, मतलब ये आर रखो यहां पर, ये आर रखो यहां पर, सोल्व करो। जैसे मुझे लिखना है तो मैं यूं लिख सकता हूं, म्यू नॉट, यहां लिखा मैंने म्यू नॉट आई, स्मॉल आर लिखना था, वो था 2r/3 अपॉन 2πr², 2πr²। ये तो आया क्या, B1 वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। 2 वाले पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π, स्मॉल आर की जगह 2r आ गया। बस इसको सॉल्व करना है। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, एक r से ये और इस r से ये कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो यहां तो बच रहा ऊपर तो 2/3 और नीचे बच रहा है 1/2। इसको सॉल्व करें आप, तो जब सॉल्व करेंगे ना तो ये बनेगा 2/3 इंटू 2/1 बन जाएगा 4/3। तो इस तरह से बस खास बात ध्यान रखने की यही है कि इन आर का मान ध्यान से रखें आप ऐसे क्वेश्चंस में, कि सतह से दूरी दे रखी थी हमें दूरी कहां से रखना, अक्ष से। ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, आसान क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए आप कि एक बार क्वेश्चन मेडिकल टेस्ट में पूछा गया कि एक ठोस धारावाही तार है, उसके बाहर के बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान सपोज बी दिया था। क्वेश्चन ने बोला उसकी त्रिज्या पहले 1 सेंटीमीटर थी, बाद में त्रिज्या को बढ़ाकर 2 सेंटीमीटर कर दिया, और बिंदु अब भी बाहर ही है, तो उस बाहर के बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान अब कितना होगा जबकि धारा समान रखी। तो वास्तव में बाहर के बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, धारा पर डिपेंड करता है और अक्ष से उस बिंदु की जो बाहर दूरी, इस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था अभी बोला हमने, उसमें केवल तार की त्रिज्या को बदला है, तार की मोटाई को बदला है, तार से उस बिंदु की अक्षीय दूरी को नहीं बदला गया। वो तो अब भी वही है कि तार पतला था, बिंदु यहां था, मैग्नेटिक फील्ड का मान तार थोड़ा मोटा कर दिया, अब भी बिंदु वहीं पर है, तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड का मान उतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन मेडिकल टेस्ट में 2 बार आ चुका है और शायद आपके मॉडल में भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। लंबे खोखले बेलनाकार तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड। खोखला बेलनाकार तार, लंबा तार है और भी आगे इसकी लंबाई होगी निश्चित रूप से, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने वाले, क्योंकि जब आगे तक इसकी लंबाई दिखोगी ना तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न एक जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ पैटर्न अलग है, यहाँ अलग 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 मान नहीं रहेगा, तो फिर तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। एक जैसा मान होना चाहिए एक दूरी पर, तभी हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जब अलग अलग मान ज्ञात करना, बिंदु 1 आंतरिक बिंदु है, बिंदु 2 मटेरियल मसाले वाला है, बिंदु 3 बाहर वाला बिंदु है। इसके अलावा बिंदु 4 और 5 भी मेंशन करता हूं। समझ बिंदु 4 मैंने यहां लिया, 5 यहां लिया। अभी इनकी बात करने से पहले एक एक की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर खोखला तार है ना ये, तो आंतरिक त्रिज्या तो ए है, ये तो आंतरिक त्रिज्या बन गई है और ये बन गया बाह्य त्रिज्या, जैसा कि मैंने यहां पर इसमें बता भी रखा ए और बी। तो पाई बी स्क्वायर तो पूरा बाहर का एरिया हो गया, उसमें से पाई ए स्क्वायर हटा दिया तो उसने हिस्से में एयर है, हवा है इस वाले में। बाकी जो मटेरियल वाला डैश डैश लाइनिंग बता रखा उसमें धारा बह रही है ओनली। तो धारा वाला एरिया देखिए वो कितना है, वो मसाला कितना एरिया में है, क्योंकि मसाले में धारा रहेगी। तो धारा वाला जो एरिया वो होगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, उतने एरिया में धारा है। अगर धारा घनत्व ज्ञात करना चाहें तो यह धारा घनत्व कह सकता हूं मैं, J इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अगर जरूरत पड़े तो धारा घनत्व को ऐसे लिखूंगा मैं कि इतना धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। खैर फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाली। बिंदु 1 पर मैग्नेटिक फील्ड का मान मुझे ज्ञात करना है, वही 3 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 बंद लूप बना दिया, बंद लूप हमने। स्टेप नंबर 2 सिग्मा आई, देखो कितनी आई, पता लगा नहीं आई। सिग्मा का मान कितना हुआ 0, क्योंकि यहां तो हवा है, हवा परिबद्ध हो रही है, कोई धारा कोई मसाला परिबद्ध नहीं हो रहा। मसाला परिबद्ध होता तार का कुछ तो उसमें धारा परिबद्ध होती। सिग्मा का मान 0, और सिग्मा का मान ही जब 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी 0 रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। केस फर्स्ट में ऐसा हुआ। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में वही 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या है, बंद लूप बनाना है, बना दिया। कैसा, वृत्ताकार ही बन गया, कि इसके लिए भी चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार ही होंगी, जहां पर भी होंगी। तो बिंदु नंबर 2 के लिए बंद लूप बनाया, कैसा, वृत्ताकार सर्कल बना दिया। और पॉइंट नंबर 2 स्टेप नंबर 2 आती है कि सिग्मा आई यानी कि परिबद्ध धारा, मतलब जो लूप बनाया है उसमें से प्रवाहित धारा कितनी है, उसमें से आर पार कितनी धारा जा रही है। तो लूप में अगर मसाला एनक्लोज अगर होता है, क्योंकि यहां पर नो मसाला नो करंट, धारा नहीं थी परिबद्ध,
लेकिन ये मसाला को परिबद्ध, तार का मटेरियल को परिबद्ध कर रहा है, तो मटेरियल को परिबद्ध करने की वजह से क्या हुआ, मटेरियल परिबद्ध होने से धारा उसमें है। तो जितना एरिया परिबद्ध हो रहा है उस तार का, उस हिसाब से धारा ज्ञात करें, क्योंकि पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो एरिया है उससे धारा आई बह रही है, तो एकांक एरिया की धारा आप ज्ञात कर पाओगे। बस ये जो लूप का एरिया है उसकी धारा तो ज्ञात करना है, पूरा लूप में धारा नहीं बह रही है, लूप का मटेरियल वाला पदार्थ वाला जो हिस्सा है उसमें धारा है। देखिए जरा स्टेप बाय स्टेप। आर बी से छोटा है, ए से बड़ा है, बिंदु नंबर 2 की बात हो रही है। तो यहां पर डायग्राम एक और बना दिया, अनुप्रस्थ काट बना दिया मैंने इसी का, कि ए है ये बी है। तो वैसे तो धारा तो कहां बह रही थी, इस ए से लेकर के बी तक, ये जो एरिया है यहां तक एरिया में धारा है, इसमें इतने सारे एरिया में धारा बह रही है। लेकिन पूरी धारा नहीं चाहिए हमें तो यहां तक का जो हिस्सा है, केवल इस जो ब्लैक लाइनिंग दिखा रहा है वहां तक की धारा चाहिए। तो देखते हैं, पहला स्टेप नंबर 1 सर्कल बनाया, सिग्मा ए का ज्ञात करना था। तो पाई 20 का माइनस ए स्क्वायर में धारा आई है, एकांक एरिया की धारा ज्ञात कर ली। तो अब जो लूप हमारा है, ये हमारा लूप का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है। क्या पूरा पाई आर स्क्वायर एरिया में मसाला भरा है क्या पूरे में धारा है क्या? नहीं है ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये एरिया मसाले वाला एरिया है, ये धारा वाला एरिया है। तो इस एरिया से कोई तो गुणा कर देंगे इससे। तो जब इससे गुणा करेंगे हम, तो ये पाई से पाई भी हट जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा ए का वैल्यू। क्योंकि हमने क्या किया, यूं समझो यहां लगाता हूं, तो एकांक के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो पाई से कॉमन आके हट जाएगा, तो यही बचेगा एकांक के लिए जब लिख रहे हैं तब। यूं कह दो कि यहां पाई था, यहां पाई था, तो पाई से पाई हट गया हो, इसको हटा दिया मैंने यहां से, तो ऐसे कह सकते हैं। अब सिग्मा मिल गया ना, ये आई है ही। अब तो क्या करना है, स्टेप थर्ड को लगाना मुझे। तो स्टेप थर्ड क्या था, बंद समाकलन बी डॉट डीएल इक्वल टू बी नॉट सिग्मा आई। इसको क्या लिखूंगा मैं, बी इंटू 2 पाई आर। कहा था कि वृत्ताकार जब लूप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। सिग्मा का मान रखा, सॉल्व करने पे ये आ गया बी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आई इसका माइनस ए स्क्वायर, बी इसका माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमें मसाले वाले पॉइंट पे मिल गया। अब आउटसाइड पॉइंट की बात करें, बाहर के बिंदु की बात करें, यहां मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहें, एकदम सिंपल, पहले ज्ञात करना और वैसे ज्ञात करना है कि स्टेप नंबर 1 लूप बनाना है, पहला स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2 सिग्मा आई, कितनी आई धारा, कुल धारा से तो बह रही है। और स्टेप थर्ड में b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, आराम से लिख सकते हैं यहां पर, सीधा सीधा लिख दिया, क्योंकि b इंटू 2 पाई आर एसीएल अप्लाई किया ना, तो परिबद्ध धारा सिग्मा आई, और ये एसीएल को अप्लाई किया तो इससे ये आ गया सीधा सीधा। लेकिन बिंदु नंबर 4 पे जब बात करते हैं, आंतरिक सतह वाला बिंदु जो होता है, तो आंतरिक सतह वाला बिंदु का मैग्नेटिक फील्ड का मान मुझे ज्ञात करना है ना, तो डायरेक्ट यहां से भी कर सकता हूं मैं। एक काम तो ही करते हैं हम, एक और तरीका उसको भी समझेंगे कि r बराबर a, इसमें r बराबर a पुट किया मैंने, क्योंकि बिंदु 4 और 5 दोनों ही मटेरियल को टच कर रहे हैं और ये मटेरियल वाला पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो r का मान a रखा यहां पर, तो जैसे मैंने r का मान यहां a रखा, ये तो 0 ही हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया। फिर अगला आता है बाह्य सतह, मतलब r बराबर b रखा, तो 20 का माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई भी आ गया, देख लो पुट करते आ रहा है। तो इस तरह से r इक्वल टू a रखा तो 4 पर मैग्नेटिक फील्ड, b रखा तो ये मिल गया। लेकिन फिर भी कुछ सोचते हैं, नहीं सर हम तो इससे ज्ञात न करना चाहें, जैसे आपने औरों में पूरा डेरिवेशन के हिसाब से बताया था वैसे जानना चाहते, जान सकते, मुझे क्या दिक्कत है। बिंदु नंबर 4 यहां पर होगा और बिंदु नंबर 5 यहां पर होगा। स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप को काम में लेना चाहते हैं सर हम, तो ले लो काम में। स्टेप बिंदु 4 की पहले बात करना चाहता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या, बंद लूप बनाओ, बना दो 4 के लिए बंद लूप, वृत्ताकार बंद लूप बना दिया। सिग्मा आई बोलो कितनी आई, पता लगा नहीं आई, सिग्मा का वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 कहां पर, बिंदु 4 पर, तो वो तो 4 पर 0 आ चुका था अभी। अब 5 पे ज्ञात करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 1 बंद लूप बनाया। स्टेप नंबर 2 सिग्मा आई बोलो कितनी आई, कुल धारा उसमें से गुजर रही है पूरा, क्योंकि पृष्ठ से बाह्य पृष्ठ पे बिंदु है 5, तो धारा आई। स्टेप थर्ड को लगाया तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा कितना था आई, तो r की जगह यहां पर ये b लिखा जाएगा, सीधी सी बात है।
क्योंकि जो लूप बनेगा ना उसकी त्रिज्या आर निकल, अब स्पेशली बी कैसे, क्योंकि बी बाह्य त्रिज्या है ना इसकी, तो बस इससे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई भी आ गया, ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर अलग अलग बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखने वाली जो बात है कि जो अंदर हवा है, खाली वाला पाइप है ना, अंदर होलो स्पेस है, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बाकी एक मटेरियल वाला पॉइंट था नंबर 2 वाला, तो उसका फॉर्मूला आप याद रखें, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें भी याद रखें आर कहां से है दूरी, अक्ष से है, ए आंतरिक त्रिज्या, बी बाह्य त्रिज्या। तो बस जरूरत पड़े तो आराम से काम में ले सकते। हालांकि इस पर बेस्ड अभी नीट में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ज्यादा फेमस इससे पहले था ठोस तार वाला, वही फेमस रहा, उससे क्वेश्चन आते रहे। फिर भी अगर आ जाए तो हम काम में लेके सोल्व कर सकते हैं। लंबा धारावाही पाइप है। अब लंबा धारावाही पाइप के कारण से हमें क्या समझना है, मतलब इसमें धारावाही पाइप बोल देना मतलब होलो है, पक्की बात है। हवा है, यहां पर खाली है, ये एयर है, हवा है, जो भी जिस भी ढंग से कहना चाहो, खाली है, ये नो मसाला, बस ये दीवारों में ही धारा बह रही है। अब ये खाली है ना, तो इसके अलग अलग बिंदु 1 2 3, ये 3 बिंदु तो आंतरिक पृष्ठ वाला है, और क्लियर लिख दो, मैंने इस डायग्राम क्लियर नहीं बना हुआ, और 4 है बाह्य पृष्ठ वाला बिंदु। तो इस तरह से है, 3 आंतरिक पृष्ठ है और 4 बाह्य पृष्ठ वाला बिंदु ये दिया गया है। अब इन बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड कहां 0 कहां पर नॉन जीरो है, ये ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले बिंदु 1 की बात करें। बिंदु 1 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि अक्षीय बिंदु है और वैसे भी वहां तो कोई मसाला वगैरह कुछ है नहीं। बिंदु 2 आंतरिक बिंदु 0 होगा। 3 आंतरिक पृष्ठ वाला बिंदु अभी थोड़ी देर पहले समझा है 0 होता है। 4 बाह्य पृष्ठ नॉन जीरो, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो मैग्नेटिक फील्ड के मान को भी लिख सकते हैं। अच्छा 5 बाह्य बिंदु है तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझा है। तो इन बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 5 पर नॉन जीरो। लेकिन कोई किस तरह से रटना है कि इनको, रटने वाली बात ही कहां है, इससे पहले वाले समझ के आप याद रखो तो बस उसके हिसाब से अपना आप याद रह जाएंगे। हाँ, जीरो नॉन जीरो पता करना आसान है, ये काम बहुत आसान है, बिना कुछ भी याद है, केवल ACL आपको याद है ना, काम में लेना आपको आता तो हो जाएगा। कैसे, जिस बिंदु पर याद करना है उससे एक लूप बनाओ, वृत्ताकार लूप, क्योंकि वृत्ताकार इन तारों की बात करते हैं, तो वृत्ताकार लूप बनाएंगे। उसमें अगर धारा परिबद्ध है तो बिंदु जिस पर से गुजरता लूप बनाया वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए जरा, यहां मैंने एक लूप बनाया, क्या धारा गुजर रही है, यस, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर। बिंदु 4 से गुजरता लूप बनाया, क्या धारा गुजर रही है, यस, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा 4 पर। लेकिन बिंदु 3 जो कि आंतरिक बिंदु है, कोई धारा परिबद्ध नहीं होगी, 2 के लिए धारा परिबद्ध नहीं, 1 के लिए धारा परिबद्ध नहीं, इसलिए 1 2 3 पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जहां नॉन जीरो वहां लिखना चाहिए, 4 का मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखना है, तो 4 बाह्य पृष्ठ का बिंदु है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया जाएगा इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये होगा बिंदु 4 पर मैग्नेटिक फील्ड। 5 पर लिखना चाहूं, अगर ये दूरी को मैंने कहते स्मॉल आर है दूरी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि बाहरी बिंदु पर ही फील्ड होता है। तो खास बात, तार पतला हो चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, जैसा भी हो, बाहर के बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये बात ठीक पैसे से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बिंदु आवेश हो, आवेश तो गोला हो, चालक हो चाहे खोखला हो, चालक अचालक, ठोस खोखला, जैसा भी हो, बाहर का बिंदु है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि बाहरी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। और आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू। समाक्षीय केबल, समाक्षीय केबल टर्म बोला, कभी कभी क्वेश्चन ओनली बोलता है समाक्षीय केबल है, ज्यादा सूचना नहीं देता, हमने सूचना दे रखी है पूरी। क्वेश्चन कभी सूचना देता भी है कि 2 तरह के चालक होते हैं, ठोस और खोखला, आंतरिक और बाह्य। बाहरी वाला खोखला होता है, आंतरिक ठोस होता है, मतलब एक पाइप के अंदर ठोस तार होता है, तो दोनों में धारा समान परिमाण की विपरीत दिशा में बहती है, ऐसी सूचना में दी हुई होती है। जैसे यहां पर बता रखा है, एक खोखला वाला है, ठोस वाला है, इसमें धारा ऊपर की ओर है, एक में धारा नीचे की ओर है, समान परिमाण की धारा विपरीत दिशा में बहती है। तो बिंदु 1 और 2 पर मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट मान है वो हमें समझना है, ज्ञात करना है। कहां पर, बिंदु 1 एवं 2 पर, मतलब कहां जीरो कहां नॉन जीरो, ओनली इतना ज्ञात करना है। तो एक तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जहां पर ज्ञात करना वहां से गुजरता हुआ एक लूप बनाओ।
अगर धारा परिबद्ध है ना तो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस बिंदु पर, नहीं तो नहीं होगा। जैसे बिंदु 1 के हिसाब से देखें, मैंने बनाया बंद लूप, बोलो इस लूप से धारा गुजर नहीं गुजर रही है, तो मतलब बी पर फील्ड होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। बिंदु 2 के हिसाब से बात करें, कुछ लोग इसमें अलग ढंग से सोचते हैं, सर बिंदु 2 पर फील्ड इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, तो इसे सोचना ही नहीं ना, मैं लॉजिक बता रहा हूं, सोचो आप उसमें क्या मिस्टेक वो भी समझ जाएंगे। फिलहाल मेथड बता रहा हूं, एक मेथड ये है जो भी बता रहा हूं कि वहां से गुजरता लूप बनाया, धारा परिबद्ध अगर है तो फील्ड है, नहीं तो नहीं है। तो यहां धारा परिबद्ध है, इसमें कुल परिबद्ध धारा का मान 0 है, इधर भी आई मतलब नहीं आई, कुल धारा 0, तो इसलिए बिंदु 2 पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0। तो 1 पर नॉन 0, 2 पर 0। ये था मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड फॉर्मूला बेस्ड मेथड। सेकंड मेथड फॉर्मूला बेस्ड मेथड। कैसे कि हमने ठोस तार भी पढ़ रखा है और खोखला तार भी पढ़ रखा है, और हो सकता है जनरली फॉर्मूला बेस्ड मेथड ही हमारे माइंड में आता है जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुने, समझें, काम में लें, कोई दिक्कत नहीं। और इससे पहले बताया वो भी काम में ले सकते हैं। तो मैं बात करता से एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड को हमें ज्ञात करना है, समझना है। तो यहां पर 2 तार हैं, ठोस और खोखला, तो दोनों का अलग अलग प्रभाव दूसरे को न मानते हुए केवल एक एक के आधार पर ही पहले ज्ञात करें, फिर परिणामी मान ज्ञात कर दिशा के आधार पर। जैसे बाहर वाले को भूल जाओ कि ठोस की वजह से यहां पर फील्ड होगा या नहीं होगा, होगा क्योंकि बाहर का बिंदु है। फिर ठोस को भूल जाओ, केवल खोखले के हिसाब से सोचो कि 1 पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं हो 1 पर खोखले की वजह से नहीं होगा, तो सोल ही हो गया कि 1 पर केवल ठोस वाले की वजह से होने की वजह से हम कह सकते हैं कि नेट फील्ड यहां पर नॉन जीरो मतलब कुछ फील्ड रहेगा। अब बल्कि उसका आप मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने कहा, जैसे कि इसका तो 0 है इसे यहां पर, इससे दूरी r अगर दिया है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 वाले पॉइंट। वैसे 2 पे भी ज्ञात करना वापस से, ठोस की वजह से फील्ड लिखो, खोखले का यहां लिखो, दोनों के लिए बाहर का बिंदु है, दोनों का फील्ड होगा। तो अब इससे मिस्टेक कहां करते हैं स्टूडेंट, सर ये इस बड़े वाले के तो पास है, इसका फील्ड ज्यादा होगा, छोटे से दूर इसका कम होगा, इसलिए 0 नहीं हो पाएगा। अरे ऐसी बात है ही नहीं, दोनों के लिए बाह्य बिंदु है, ठोस के लिए भी और खोखले के लिए भी, और बाह्य बिंदु का एक ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। दोनों में धारा समान, दोनों की अक्ष से इस बिंदु की दूरी समान, क्योंकि दोनों का अक्ष तो एक ही है। आप ठोस के लिए भी दूरी यही काम में लोगे, खोखले के लिए भी दूरी यही काम में लोगे। यानी कि जब इसको लिखना होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। माइनस क्यों किया, धारा विपरीत दिशा में होने से फील्ड भी विपरीत दिशा में होगा। एक धारा ऊपर तो फील्ड इधर, एक में तो फील्ड इधर, कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में होने से मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। B1 नॉट इक्वल टू 0 यहां पर कही दिया था हमने कि 1 का फील्ड होगा, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठोस लंबा धारावाही तार है, ये तार दिखा रखा, धारा बह रही है, 1 2 3 4 बिंदु हैं, 3 बिंदु सतह पर है, क्लियर कट, अक्ष पर है, अंदर है, ये बाहर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र कहां शून्य एवं कहां अशून्य है, ये चेक करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र कहां शून्य एवं कहां अशून्य, ये जानना चाहते हैं। तो क्यों ना पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी रखा है। 1 पर 0 अक्षय बिंदु है ना, 2 पर नॉन जीरो अशून्य, नॉन जीरो, क्योंकि इन पर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर के बिंदुओं पर तो बाहर हो गया होगा, इस पे भी होगा, इस पे नहीं रहेगा बस। तो मैग्नेटिक फील्ड ओनली 1 पर 0 है, 2 3 4 पर नॉन जीरो होता है, ये पक्का है। लेकिन अब आती बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात है, कोई तो सोच में बड़ा मतलब कंफ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहां कैसे कर पाएंगे हम, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गया। तो तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टूडेंट पहुंच जाता है, सर अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था हमने, बेलनाकार तार पढ़ा था सर, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आवेशित तार था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेशित तार पर आवेश होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास था उसका। क्या ये आवेशित तार है, कुछ सोच रहे हैं सर धारावाही तार तो है ना, तो इसमें आवेश तो है, अरे नहीं है, कुल आवेश 0 है इस तार पे। फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी हमने कि धारावाही जो तार होता है उस पर नेट आवेश का मान 0 होता है, और ऐसा होने की वजह से
उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। सराउंडिंग मतलब विसिनिटी, मतलब उसके बाहर, उसके आसपास, उसके यहां 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, विद्युत क्षेत्र का मान 0। हाँ, अगर ये आवेशित होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होता, यहां भी होता, सब जगह आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अब कोई सोच रहे हैं बी सर ये उदासीन कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर, चल तो रहे इलेक्ट्रॉन। अरे जितने इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उतना ही इसमें स्थिर धनायन भी मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर है। दोनों का आवेश का परिमाण समान, नेचर अलग है, विपरीत होने से नेट आवेश इसमें 0 ही है, भले धारावाही तार है। ये फर्स्ट लेक्चर में समझाया था हमने, जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उतना इधर भी निकल रहा है, तो कोई आवेश इस पर धारा प्रभावित करने से आवेशित तार नहीं बनता है, तो न्यूट्रल वायर है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जब बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में इस तार के अंदर तो होता है, वो नेट आवेश की वजह से तार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें धारा बह रही है ना, तो धारा निश्चित रूप से इसको कोई ना कोई बैटरी से तो जोड़ा गया होगा, कोई ना कोई बैटरी से तो जुड़ा गया होगा, और बैटरी से भी इसको जोड़ रखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी से जोड़ा होगा तो एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल बना होगा, उच्च विभव एक निम्न विभव बना होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसे हुई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तार के अंदर उपलब्ध हुआ है। सपोज ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, उच्च विभव निम्न विभव, उससे इस तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बैटरी की वजह से है, न कि उन नेट आवेशों से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होने से इलेक्ट्रॉन पे बल लगा, इलेक्ट्रॉन चले, धारा बही। धारा कहां बही? इस तार में, इस तार में धारा बही। तो जहां तार है वहां धारा है। तार मतलब मटेरियल, तार का मसाला, याद दिला रहे हैं, जहां जहां मसाला वहां वहां धारा, और जहां जहां धारा वहां वहां विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो धारा इसमें है ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये बैटरी ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, अगर ये बैटरी ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ना लगता, फोर्स ना लगता तो गतिमान ना होते, तो तार में धारा ना होती, तार धारावाही तार नहीं होता। तो तार में धारा भरी, मसाले मटेरियल में, यहां धारा नहीं है, यहां धारा नहीं है, यहां धारा नहीं है, धारा इस तार में, जहां जहां मसाला वहां वहां धारा, और जहां जहां धारा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन बोली, ये फॉर्मूला बोला, समझे, ये अचूक फॉर्मूला है इस धारावाही तार के लिए। सब जगह काम में नहीं लेना, मर्जी पड़ जाए तुम जहां जहां मसाला अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रोसिटी में नहीं लगाना है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, धारावाही तार की बात कर रहा हूं कि धारावाही तार में कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां नहीं, उसके लिए इस कंसेप्ट है, जहां जहां मसाला वहां वहां धारा, जहां धारा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा नहीं होगा, बता दो फटाफट अब। अरे होगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां होगा 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 या नहीं होगा। 1 2 3 पर नॉन जीरो है, और 4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है, ऐसा कह सकते हैं। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें सीधे लंबे धारावाही तारों की अनंत लंबाई की एक परत है, लंबे तार है, प्रतिकांक लंबाई धारा लैम्बडा प्रवाहित है, तो परत के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहते हैं। एसीएल पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है जिसमें सीधे धारावाही लंबे धारावाही तार से एक अनंत लंबाई की परत बनी हुई है, और धारा का मान दिया हुआ, तो परत के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो पहला तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, जैसा क्वेश्चन बोला उसके लिए डायग्राम दे दिया है, लेकिन केवल डायग्राम देख के समझ में कभी कम आता है कि किस चीज का डायग्राम है, कैसा डायग्राम है, क्या क्वेश्चन बोला है। तो पहले समझते हैं सिचुएशन को कि सीधे लंबे, एक सीधे एवं लंबे धारावाही तारों की अनंत लंबाई की परत है। वास्तव में यहाँ पर सिचुएशन इस तरह से है कि जैसे कई सारे डॉट डॉट बना रखा है, उसका मीनिंग अभी समझ में आएगा। मतलब तार ऐसे रखे हुए समझे हम, जैसे ऐसे ऐसे डॉट 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 यहाँ पर बना हुआ है, मतलब ये तार ऐसे रखे हुए, ऐसे लंबे धारावाही तार यूं रखे हैं, ऐसे स्ट्रेट वायर एक के बाद एक तार रखे हुए हैं, ये माने एक फिंगर एक तार के बराबर है, तो ऐसे तार रखे हुए। अब आप लोग सामने से इनको देख रहे हैं, तो अगर ये इनका अनुप्रस्थ काट देंगे, क्योंकि तार होंगे तो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट उनका होगा, तो डॉट डॉट यहां बता रखा है, उसका मतलब उन तारों में धारा ऐसे आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। अगर तारों में धारा यूं होती तो क्रॉस की फॉर्म में दिखाते हैं उनको, धारा ऐसे अंदर होती तो क्रॉस दिखाते, धारा ऐसे बाहर है इसलिए डॉट बताया जा रहा है। तो यहां पर उन तारों का अनुप्रस्थ काट दिखा रखा ओनली, तो वो तार ऐसे रखे हुए हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे भी इधर भी अनंत दूरी तक है, इधर भी अनंत दूरी तक है, और ये तार जो रखी लंबे तार है। अब एक तार में धारा कितनी ये नहीं बताया,
ऐसा नहीं कि एक में धारा आई, दो आई, तीन, ऐसे नहीं है। इधर भी अनंत लंबाई, इधर भी अनंत लंबाई है। ऐसे बहुत सारे तार यहां पर रखे हुए हैं। तारों की एक परत है, इधर भी है और इधर भी है। अब ये जो परत है ना, इसमें एकांक लंबाई में जो धारा बह रही वो बता रखा हमें। मतलब जैसे सपोज एकांक लंबाई की धारा कितना दे रखा, लैम्बडा दे रखा है। तो अगर ये लंबाई कोई एक्स लंबाई है इसकी, ये इधर लंबाई है इस परत की, तो अगर एक्स लंबाई ये है तो इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। किससे? लैम्बडा के हिसाब से। कितना? लैम्बडा एक्स। कोई कि ये लंबाई एल है, यहां से यहां तक लंबाई एल इस परत की है, तो इससे कितनी धारा बह रही है? लैम्बडा एल। कोई कि ये लंबाई 2l, इसमें कितना? तो लैम्बडा इंटू 2l। ऐसे किसी भी लंबाई से बहने वाली धारा का मान हम ज्ञात कर पाएंगे इस लैम्बडा की सहायता से। तो एक काम तो ये कर लिया हमने, और आगे समझते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना, सपोज बिंदु एम पर ज्ञात करना है, तो एम्पियर का नियम लगाना होगा, एसीएल को काम में लेना होगा। तो जब एसीएल मुझे काम में लेना है, तो एसीएल काम में लेने से पहले मुझे चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप इसका कैसा होगा उसका अंदाजा होना चाहिए। तो चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप जरा सोचे समझे जाने इसका। चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप की जहां तक बात है, हम जानते हैं कि वृत्तीय धारावाही जो तार होता है, कैसा तार? वृत्तीय धारा तार सीधा है, उसका अनुप्रस्थ काट जब वृत्ताकार होता है, तो अनुप्रस्थ काट अगर वृत्ताकार है ना, तो चुंबकीय बल रेखा वृत्ताकार होती है, ये बात हम जानते हैं। तो अकेला तार के लिए चुंबकीय बल रेखा वृत्ताकार, लेकिन दो तार अगर एक साथ है ना, तो अब उनका जो कंबाइंड एक साथ जो अनुप्रस्थ काट बनेगा वो एग्जैक्ट वृत्ताकार नहीं बन के थोड़ा चपटा जैसा बनेगा। यानी कि इन दो तार अगर हो तो इनकी चुंबकीय बल में थोड़ा चपटा वृत्त बनाएगी, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तीन तार हैं, थोड़ा और चपटा वृत्त बनेगा, चार और चपटा वृत्त बनेगा। जैसे यहां देखें हम, अगर ये इधर तार नहीं हो, इधर तार, केवल एक ही तार हो ऐसा वाला ये, तो इसकी चुंबकीय बल रेखा वृत्ताकार रूप में होंगे। लेकिन अगर दो तीन तार हो, थोड़ा चपटा वृत्त बनेगा, और तार हो, थोड़ा और चपटा वृत्त बनेगा, और तार और चपटा। तो यहाँ इधर भी अनंत, इधर भी अनंत है। मतलब अगर इतने तार होते सपोज, तो इस हिसाब से कह सकता हूं मैं चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनती, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं बनती। लेकिन वास्तव में ऐसा यहां पर है नहीं, ये तो लंबाई अनंत तक जा रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? इस परत के साथ साथ जाएंगी इधर की ओर, इधर जाते हुए चपटा होकर आपस लौट आ जाएंगे, फिर इसके इधर जाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चपटा होकर आपस मुड़ के ऐसा जाएंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस परत के साथ साथ रहेंगी, पैरेलल हो जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं। अरे समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि छोटा है हिस्सा तब तो ऐसे बता पा रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और बड़ा ऐसे ऐसे यूं। अच्छा यूं ही क्यों कह रहा हूं मैं? उसकी वजह खास, मैंने यूं नहीं बोला, उसका वजह डॉट, मतलब धारा की दिशा यहां पर यूं है। तो एक तार के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज रहती, दो के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, तीन के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज में रहेगी। बस वृत्त नहीं रहेगा, वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त तो एक के लिए बनता केवल, कंबाइंड होने से फिर ऐसे बनेगी। तो फाइनली यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का जो प्रतीक होगा उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ऐसे मिलेगी, ऐसे दिशा मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। परत के ऊपर ऐसे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होना ना, तो यूं लूप बनेंगे इसके ऐसे, तो नीचे के बिंदुओं पर दिशा ऐसे मिलेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा रहेगी, मतलब परत के समांतर बल रेखाएं रहेगी। हमने कुछ बिंदुओं पर दिशा बताई है, तो ये तो पता लग गया कि अनंत लंबाई की परत होने से उस परत के समांतर चुंबकीय बल रेखाएं रहेंगी। डॉट होने से ऊपर इधर की तरफ रहेंगी, यहां ऐसे रहेंगे। अगर क्रॉस होती ना तो क्लॉकवाइज हो, मतलब यहां ऐसे और यहां पर ऐसे होती। खैर बल रेखा प्रतिरूप पता लग गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना एसीएल की सहायता से। तीन स्टेप जानते हैं हम, बंद लूप बनाना है, सिग्मा का मान ज्ञात करना और एसीएल अप्लाई करना। तो पहला काम, इंपॉर्टेंट काम, लूप बनाना है। हमने कहा था लूप जब बनाते हैं तो चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप पता होना चाहिए, तभी बना पाते हैं। तो यहां पर चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप के बारे में सोचे हम, तो चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप तो जान गए हम कि इस परत के, ये जो परत है इसके समांतर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ऊपर इधर और नीचे इधर। अब हमें बनाना है बंद लूप, बंद पथ बनाना हमें। तो बताइए बंद पथ कैसा बनाऊं? क्या यहां भी वृत्ताकार बंद पथ बनाना पड़ेगा मुझे? वृत्ताकार बंद पथ बन जाएगा, यहां पर बना सकते हैं, सोल्व कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो हमें बंद पथ बनाना होगा, उस बंद पथ के हिसाब से अगर सोचा जाए तो बंद पथ बनेगा वो इस तरह से, एक आयताकार बंद पथ बनाया जाएगा। कह दिया जाए ये P, ये Q, ये R और S, वर्गाकार का दो आयताकार, ये बंद पथ बनाया जाएगा। क्योंकि ये जो बनाते हैं ना, पहले कहा था हमने शुरुआत में ही कि बंद पथ इस ढंग से बनाते हैं कि उसके प्रत्येक बिंदु पर B का मान या तो नियत रहे या शून्य रहे।
थीटा 0 डिग्री रहे या 180 या 90 डिग्री, वो सब अभी आएगा इसमें। तो अब जब हमने बंद लूप बना दिया है, तो ये लूप हमने बनाया है, ये हमारा ये लूप है, कह सकते हैं ये हमारा लूप है, हमने बनाया है हमारा लूप। तो ये हमने लूप बनाया है, ये वाला लूप जो बनाया है, कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं है, ब्लैक कलर जो बनाया हमारा लूप किसके लिए, एसीएल अप्लाई करने के लिए बनाया है, एम्पियर का बंद पथ करने अप्लाई करने के बनाया है। अब पहला काम हो गया। अब दूसरा होता है सिग्मा आई। तो इस लूप की लंबाई मैंने मान ली कि ये लंबाई x है, तो सिग्मा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा x, क्योंकि सिग्मा आई का मतलब लूप का जो एरिया है उससे आर पार जाने वाली धारा। तो लूप का एरिया तो इतना बड़ा एरिया है, तो कोई सोचे सर इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्या, हमें लूप का एरिया की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई, क्योंकि धारा का वितरण एरिया वाइज नहीं दिया हुआ है, धारा का वितरण लेंथ वाइज दिया हुआ है, इसलिए यहां पर हमें एरिया की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो यहां पर जरूरत किसकी पड़ेगी, लंबाई की जरूरत पड़ेगी। लंबाई हमने मान लिया फिलहाल x है, तो अगर x लंबाई है तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा का मान हो गया लैम्डा x। तो लैम्डा x हो गया परिबद्ध धारा, गुजरने वाली धारा। स्टेप 2 फिनिश। स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 क्या था, एसीएल अप्लाई करो। एसीएल क्या था, बंद समाकलन b डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। बंद समाकलन मतलब इस लूप के अनुदेश हमें बंद समाकलन करना पड़ेगा, b डॉट डीएल का समाकलन करना पड़ेगा। तो b वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो हमें कौन भी तो याद करना पड़ेगा ना। जरा देखिए यहां पर b की दिशा ऐसे जो रेड कलर से बना रखा है, b की दिशा है, तो यहां पर b की दिशा ये थी और डीएल की दिशा हम कैसे लेंगे, हम परिसंचरण को एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं इसमें, इसलिए b वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों समान दिशा में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर भी b की दिशा ये, डीएल ऊपर की ओर, क्योंकि डीएल तो इस लूप के साथ साथ रहेगा हमेशा, इस लूप के साथ साथ। तो b इधर की ओर, मतलब b इधर है और डीएल इधर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां भी ऐसा ही होगा, b इधर और डीएल इधर, थीटा 90 डिग्री। अब यहां देखिए आप, p q r s लूप है ना, तो डीएल 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 ऐसा जाएंगे हम पूरा बंद लूप के लिए। तो डीएल की दिशा यहां पर ऐसे और b की दिशा रेड कलर से पहले बता दी थी हमने, b की दिशा तो अगेन थीटा इक्वल टू 0। डीएल लूप के अनुदिश और b की दिशा ये, थीटा यहां पर 90 डिग्री, यहां पे थीटा 90 डिग्री। तो क्या देखा, यहां थीटा 0, थीटा 90, थीटा 0, थीटा 90 ऐसे मिलेगा। तो बस बी डीएल कॉस 0, बी डीएल कॉस 90, बी डीएल कॉस 0, बिल्कुल 4 पार्ट में करना पड़ेगा एक ही बार में, क्योंकि वृत्त में तो क्या था, सब जगह एक ही एंगल था, एक ही कोण था सब जगह पूरे वृत्त। जब वृत्तीय लूप बनाते थे हम, बंद लूप, काल्पनिक लूप, हमारा लूप, तब तो सॉल्व करना आसान था। यहाँ 4 हिस्सों में करना पड़ेगा। तो बस इजीली कर सकते हैं, सारा काम हमने करके देख लिया, समझ लिया, तो बस देख लेते इसको कैसे करना है। लूप बनाया था आयताकार, सिग्मा आई लैम्डा एक्स, बी डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा आई। ये यहां तक बात कर चुके थे हम कि पी क्यू के लिए cos 0, 90, 0 और 90। तो अब देखिए आप, जहां 90 है ना, वो तो 0 ही हो गया, बचा क्या, ये बी डीएल cos 0 कितना होता है, ये 1 होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब इंटीग्रेशन बी डीएल पी से क्यू तक, बी परत से दूरी समान है, बी समान रहेगा तो बी आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा डीएल का, कहां से कहां तक, पी से क्यू तक के लिए। तो डीएल 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 जोड़े कितना, एक्स आएगा, तो ये बन जाएगा बी इंटू एक्स। ये भी क्या बनेगा, ऐसे ही सेम, बी बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन डीएल होगा तो b इंटू एक्स बनेगा। तो कुल मिला के ये बी एक्स, ये 0, ये बी एक्स, ये 0। देखिए आप, लिख दिया मैंने, बी डीएल बी एक्स और म्यू नॉट लैम्डा एक्स था इसी वहां पर उसका वैल्यू। तो सॉल्व किया, 2bx, एक्स एक्स कैंसिल, b इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड मिला है इस परत की वजह से। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हमें कि परत का मैग्नेटिक फील्ड जो मिला है, ये परत से दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, बिंदु थोड़ा दूर हो थोड़ा पास हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आप सीधा याद रखें कि एक लंबी परत है, एकांक लंबाई में धारा दे रखी है इस परत की, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 होता है। डायरेक्ट उसे काम में हम ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और देखें, यहां पर मैंने एक बात जैसे ही एसीएल स्टार्ट किया था ना, आपसे की थी कि यहां जो बी होता है, ये बी जो होता है, बंद लूप के अंदर धारा हो चाहे बाहर धारा हो, सभी धाराओं की वजह से बी होता है, नेट बी होता है। जरा चेक करें उस बात को। अभी हमने डेरिवेशन किया है,
बताइए जो बी मिला ये कौन सा वाला बी मिला, कौन सी धारा की वजह से बी मिला? परिबद्ध वाली धारा की वजह से, सब धारा की वजह से? कुछ सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर परिबद्ध वाला ही तो मिलना चाहिए, वही तो किया हमने, क्या किया सर इसमें? चलो सोच लो परिबद्ध धारा, कुछ कहना चाहते सर परिबद्ध धारा का ही है, मान लेते परिबद्ध धारा की वजह से होना चाहिए, तो फिर तो चेकिंग करना पड़ेगा इसको पूरा। क्या केवल माना कि ये परत इधर नहीं है, ये इधर नहीं, ओनली इतनी ही धाराएं हैं, यही परत है यहां से यहां तक, मतलब इधर धारा बह रही ऐसे ऐसे बाहर की ओर, यही परत है ओनली। तो इस परत का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा ना वो तो ऐसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऐसे ऐसे चपटाकार रूप में वृत्त रहेगा, ऐसे लूप रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न अगर ऐसा रहेगा इस हिस्से के लिए, इन परतों के लिए, तो आयताकार लूप हम नहीं बना सकते, पहली बात तो ये होगी। कोई सोचा ठीक आयताकार लूप नहीं बना सकते, तो ऐसा कैसे लूप बना दे? सेम तो बना दो आप। शर्त क्या थी लूप बनाने के लिए? जब लूप बनाते हैं, जब सोल्व कर पाए, तब क्या कहा था कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान लूप के बिंदु पर समान होना चाहिए। तो नहीं है समान, यहां तो अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये परत छोटी है, ये तो दूरी पर डिपेंड नहीं करने की बात थी, अनंत लंबी होने की वजह से। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता ना, अनंत लंबाई की आवश्यक परत सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक परत के लिए दूरी पर डिपेंड करता ही नहीं था। ऐसे यहाँ पर अनंत होने से दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन छोटी सी परत रहेगी तो यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, अलग अलग रहेगा। तो लूप अगर आप ऐसा बना दोगे हर बिंदु पर अलग, सोल्व नहीं कर पाओगे मान। तो आप यहां पर जो आयताकार लूप ले पाए हो वो किस लिए? कि आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न यहां पे पता था कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसके पैरेलल है। तो पैरेलल कब था वो? जब अनंत लंबाई की परत थी, उसका फील्ड इस परत के पैरेलल, इधर मैग्नेटिक फील्ड यूं था, इधर मैग्नेटिक फील्ड यूं था, तब जाके आप आयताकार लूप ले पाए हैं और तब जाके ऐसे सोल्व होने से रिजल्ट आया है। इसलिए यह मैग्नेटिक फील्ड निश्चित रूप से वो जो रिजल्टेंट फील्ड था परत के समांतर वाला, वही फील्ड मिला है ये। तो सब धाराओं की वजह से होता है। यहां जो बी लिखता है, हाँ ये सिग्मा आई में तो परिबद्ध धारा लिखते, लेकिन मिलता जो बी है नेट मिलता है। अब इस रिजल्ट को काम में ले गए इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पर दो परतें बता रखी है हमें, एक क्रॉस वाली परत, एक डॉट वाली परत। तो दोनों परतों का मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू आर पर होगा। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, परिमाण तो हर एक का म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी पर डिपेंड करेगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना बिंदु पी क्यू आर पर। तो जैसे आप क्वेश्चन सुनते हैं ना, तो वीडियो रोक के फिर सोचें खुद भी कि चाहिए क्वेश्चन है, सोचे समझे और फिर थिंक करें आगे के लिए। तो यहां पर पी क्यू आर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मान ज्ञात करना है, तो पहले तो हम दिशा ज्ञात करेंगे हर एक की वजह से। तो दिशा ज्ञात करने सिंपल तरीका क्या, हमने कहा था कि डॉट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मतलब यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऐसे, ये ऐसे और यहां पर ऐसे। किसकी से? दो की वजह, डॉट की वजह से। इसको मैंने बोला B2, ये B2 और ये B2, क्योंकि इसके ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है ऐसे रहेंगे डॉट वाले कारण एंटी क्लॉकवाइज, वो चाहे कितना बड़ा रूप फॉर्म में, ऐसे यूं इसके पैरेलल समांतर, इसलिए ऐसे। और क्रॉस की वजह से क्लॉकवाइज वे में, मतलब यहां पर यूं और नीचे ऐसे ऐसे। तो ये 1 की वजह से, ये 1 की वजह से और ये 1 की, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। क्रॉस है ना तो क्लॉकवाइज वे में, तो इसके ऊपर क्लॉकवाइज यूं जाएगा, नीचे ऐसे जाएगा, नीचे की बिंदु। तो दोनों की दिशा ज्ञात कर ली। अब क्या देखा कि पी और आर पे तो विपरीत दिशा में है, इसलिए अब कोई सोचे सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये बिंदु है ना 1 के तो पास है, 2 से दूर है, तो अलग अलग होना चाहिए। अरे नहीं होगा भाई, दूरी पर डिपेंड नहीं करता, परिमाण समान दिशा विपरीत, परिमाण समान दिशा विपरीत, 0, यहां पे दोनों जुड़ जाएगा, म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2 एक का, म्यू नॉट लैम्ब्डा दूसरे का, 0 हो गया और ये मान जुड़ के म्यू नॉट लैम्ब्डा आ गया। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हुआ है। तो क्या देखा यहां पर हमने कि यहां पर अगर चाहिए बिंदु यहां लेके मैं यहां ले लूं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दोनों का ऐसे मिलेगा, दोनों का नेट फील्ड ऐसे ही आएगा। तो उसका मान कितना होगा? ये म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2 ही आएगा, म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2, म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2, म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2। यहां कितना? 0 0 0 0 0 0। तो क्या देख रहे हैं हम? इन दो परतों के बीच में हर बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण समान, दिशा समान, और परतों के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का कुल मान 0 0 0। यानी कि दोनों परतों के बीच में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 प्राप्त में हो रहा है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0, सॉरी, दोनों परतों के बीच में हमें एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, एक दीर्घपरास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। और दीर्घपरास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र तो हम
सोलेनोइड के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। बाहर 0 अनंत लंबाई की प्रणाली का अगर होती है तो उसके अंदर समरूप होता है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? सोलेनोइड की, यानी कि प्रणालिका की बात अब करने वाले हैं। ACL हमारा चल रहा था, तो ACL में बात की हमने कि क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा, यानी कि जो एम्पेयर का बंद पथ का नियम है वो बंद समाकल B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा के बराबर होता है। उसके अनुप्रयोग की बात कर रहे थे हम, तो अनुप्रयोग में सबसे पहले हमने बात की थी एक पतले तार के लिए समझा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद फिर हमने ठोस तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड को समझा है और फिर खोखले तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड को समझा है। उनके जो फॉर्मूले बने, फॉर्मूले याद रखने मेनली समझ के साथ, ताकि सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें काम में ले पाए हम। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सोलेनोइड, यानी कि प्रणालिका इसे हम कहते हैं। तो प्रणालिका के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसका जो उपयोग होता है, इसकी सहायता से दीर्घ परास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यह दीर्घ परास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में प्रयुक्त की जाती है, यानी काम में ली जाती है। अब थोड़ी सी बात समझे यहां पर कि दीर्घ परास से क्या मीनिंग यहां पर है। जैसे एक और दूसरा वर्ड समरूप, तो बात तो पहले भी कर चुका हूं मैं। समरूप क्षेत्र का मीनिंग हुआ कि ऐसा भाग, ऐसा रीजन जहां के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। जैसे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां पर कोई न कोई मान है, कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई उसकी दिशा है, तो जितनी जो दिशा यहां पर है वही दिशा यहां पर भी रहेगी, जो दिशा यहां वही दिशा यहां भी रहेगी। हर बिंदु पर परिमाण भी समान, दिशा भी समान। परिमाण अगर यहां पर 10 टेस्ट आते, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तो हर जगह परिमाण भी समान एवं दिशा भी समान है। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है समरूप। दूसरी बात है दीर्घ परास, मतलब ज्यादा दूरी तक, ज्यादा रेंज के लिए, ज्यादा रीजन में वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो दीर्घ परास का कहलाता है। तो यहां पर सबसे पहली बात अभी एक और जो समझने वाले हैं कि आखिर सोलेनोइड को प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है, किस तरह से उसको बनाते होंगे। तो एक सिंपल सी बात यह कि जैसे एक कुचालक फ्रेम लेते हैं, बेलनाकार फ्रेम, उस फ्रेम पर विद्युत रोध तांबे के तार को लपेटा जाता है। जैसे सपोज यहां पर हमारे पास एक बेलनाकार फ्रेम ये है, इतने लंबाई का फ्रेम है, उसका अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है, बेलनाकार, उस पर तार को लपेटना है। तार को लपेटते किस तरह से? ऐसे तार लपेट देते हैं। तो मैंने बताया कि लपेटना कैसे, लेकिन अब इसको साथ ही भी जान ले कैसे नहीं लपेटना है। जैसे ये बेलनाकार फ्रेम है, तार को कैसे नहीं लपेटना, जैसे कि यहां पर बात करें हम, तो ये एक घेरा तो अपन ने ये बना दिया, दूसरा घेरा फिर यूं बना दिया, एक घेरा बनाया फिर दूसरा घेरा ये बना दिया। इट मीन्स एक टाइट और एक लूज बना दिया, तो सब घेरों की त्रिज्या समान नहीं होगी। दूसरी एक और बात, जैसे एक घेरा अपन ने जो बना रहे हैं वो घेरे यूं बना रहे हैं, ऐसे ऐसे, जबकि मैंने क्या बोला, घेरे ऐसे बनाने हैं। तो अगर आप घेरे ऐसे बनाते हैं ना, तो वो वृत्त जैसा उन्हें हम नहीं कह सकते हैं। यानी कि जैसे अब सिंपल बात क्या करें कि सभी घेरों को टाइटली एंड क्लोजली बाइंड करते हैं, यानी कि पास पास रखना होता है और पूरा कसाउट के साथ लपेटना होता है। उससे क्या होगा, सभी जो घेरे हैं एक जैसे रहेंगे साइज में, और सभी को लगभग वृत्त मान सकते हैं हम। लगभग वृत्त मानने से क्या फर्क पड़ेगा, वृत्तीय जो लूप होते हैं उनकी तरह उन्हें कंसिडर करेंगे, वृत्तीय जो कुंडलियां होती हैं उनकी तरह कंसिडर करेंगे। तो अब इस बात में कह सकते हैं कि हमारे पास एक सोलेनोइड का फ्रेम है, उस पर जो घेरे लपेट रखे हमने एक के बाद एक, और पूरा फ्रेम जो बन गया है उसके ऊपर तार लपेटने से, घेरे लपेटने से एक प्रणालिका बन गया है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न जो होता है वो अंदर जो होता है वो समरूप होता है। समरूप कैसे होता है इसी को थोड़ा समझते हैं। जैसे हेल्महोल्ट्ज वाला अपन ने स्टडी कर रखा है, थोड़ी सी हल्की सी बात की थी हेल्महोल्ट्ज के बारे में हमने। तो उसके हिसाब से अगर बात की जाए हेल्महोल्ट्ज के, वापस याद दिलाएं, हमने कहा था कि दो एक जैसी कुंडलियां हैं, एक जैसी कुंडलियां हैं जिनमें एन आर आई, इसमें भी एन आर आई, मतलब एन घेरे आर त्रिज्या आई धारा, दोनों में एक जैसे हैं, और उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी का मान भी उनकी त्रिज्या के बराबर ही है। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है वो हेल्महोल्ट्ज कुंडली व्यवस्था कहलाता है। खास बात क्या थी कि इसके मध्य बिंदु पर हमें अल्प परास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो यहां पर हम इसी को काम में लेने वाले हैं। हमारे पास ये प्रणालिका थी, एक के बाद एक लगातार कई सारे घेरे यहां पर बने हुए हैं। तो अब इन घेरों के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे पहला घेरा एक कॉइल के जैसे होगा, एक कॉइल वो भी एक घेरे वाली, उससे आर दूरी पर जो अगला घेरा है, घेरे तो लगातार एक के बाद एक हैं, लेकिन हम क्या करें, पहला घेरा और उससे आर दूरी पर जो अगला घेरा होगा वो दोनों घेरे मिलकर के एक हेल्महोल्ट्ज कुंडली व्यवस्था का निर्माण करेंगे। और हम जानते हैं कि उनके मध्य बिंदु पर
अक्ष पर उनके मध्य बिंदु पर एक अल्प परास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो फिर तो इनके मध्य बिंदु अल्प परास का मिला, ये प्रणलिका है। अब अगला घेरा यहां लिया, फिर अगला घेरा इधर लिया। ऐसा करने से फिर से एक हेल्महोल्ट्ज कुंडली व्यवस्था बन गई और फिर से मध्य बिंदु पर क्या मिलेगा, अल्प परास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र। अगला घेरा मध्य बिंदु पर वही अल्प परास का समरूप चुंबकीय क्षेत्र, अगला घेरा, ऐसे अगला अगला करते जाएंगे तो हम मिड पॉइंट पर मध्य बिंदु पर अल्प अल्प करते करते पूरा दीर्घ परास का एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होता है। अब और बात जो सोचने की यहां पर है, हमारी ये प्रणलिका थी, इस प्रणलिका में हमने कहा कि पहला घेरा और उससे आर दूरी वाला घेरा दोनों मिलके हेल्महोल्ट्ज कुंडली व्यवस्था का निर्माण करते हैं और उनका जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु से समरूप मिलना स्टार्ट होता है। मतलब जो उसका किनारा था, जो सिरा था उस प्रणलिका का, डायरेक्ट उस सिरे से ही समरूप नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा अंदर जाके समरूप मिलना स्टार्ट हुआ है और फिर जो यहां पर है थोड़ा अंदर जाके समरूप मिलना स्टार्ट हुआ है। तो दोनों तरफ से जाकर के समरूप मिलना स्टार्ट हुआ है। फिर मतलब एग्जैक्ट पूरा दोनों जो का जो आयतन है उस आयतन में नहीं है, पूरे आयतन में नहीं है, अंदर वाले हिस्से में थोड़ा सा अंदर जाके समरूप क्षेत्र मिलता है। तो इस प्रकार की प्रणलिका का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक छड़ चुंबक जैसा भी होता है। छड़ चुंबक में क्या होता है, एन ध्रुव होता है, एस ध्रुव होता है। एन सिरे से बल रेखाएं बाहर निकलती है, एस सिरे में प्रवेश करती हैं। तो इसी बात को थोड़ा और आगे समझते हैं। जैसे यहां पर हम बात कर रहे थे, पहले तो बात की इसको कैसे बनाया जाता होगा उस हिसाब से बात की जाए। ये सोलेनॉइड का डायग्राम मेंशन कर दिया हमने, ये फ्रेम है उस पर तार लपेट रखें। अब जैसे मैंने बोला था कि पास पास होते हैं, सही बात है, लेकिन यहां डायग्राम में विजिबिलिटी यानी कि अच्छी तरह से देख पाए समझ पाए इसलिए थोड़ा दूर दूर गैप बता रखा है, लेकिन होते घेरे सब पास पास ही हैं। अब एक तो ये व्यवस्था यहां बना रखी है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित करने से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। सपोज धारा ऐसे प्रवाहित कर दी जाए, तो धारा प्रवाहित करने पर मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होता है ना, हम जानते हैं कि धारा की दिशा में अगर उंगलियां रखते हैं तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यहां पर ऐसा हो जाएगी, यहां पर ऐसा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो होगा वो इस तरह से, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है चुंबकीय बल रेखा तो बंद लूप के रूप में होती है। तो इधर से बल रेखाएं बाहर निकल रही तो यूं प्रवेश करेंगे, यहां से निकल के ऐसे प्रवेश करेंगे। तो इधर बनेगा एन ध्रुव, इधर बनेगा एस ध्रुव। ऐसा क्यों बोला मैंने, जरा और समझते हैं। कि जैसे आप जानते हैं कि कोई छड़ चुंबक है, सपोज छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक में एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। तो छड़ चुंबक में जो एन ध्रुव एस ध्रुव है ना, तो एन सिरे से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई होती है। एन सिरे से बल रेखाएं बाहर निकल के एस में प्रवेश करती है, ऐसे एन से बाहर निकल के एस में प्रवेश करती हुई होती है। मतलब ये नहीं करा मैं कि एन जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एस अंतिम बिंदु नहीं है चुंबकीय बल रेखाओं का। हाँ, एन से बाहर निकलती हुई होती है और एस में प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाओं का कोई प्रारंभिक या कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, जबकि विद्युत बल रेखाओं में तो ऐसा होता है। विद्युत बल रेखाओं में पॉजिटिव चार्ज उनका प्रारंभिक बिंदु होता है और नेगेटिव चार्ज उनका अंतिम बिंदु होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, बंद लूप में रूप में होती है। तो बस ऐसा होने की वजह से यहां पर भी अभी देखने को मिलेगा, तो जहां से बाहर निकलती होगी ना वो एन की तरह, और जहां प्रवेश करेगी वो एस की तरह व्यवहार करेगा। अब इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अनुप्रस्थ काट के रूप में दिखाना चाहें इसे हम तो ऐसे बना सकते हैं कि जहां से ये धारा जा रही है ना, तो ये धारा यहां प्रवेश कर रही है, तो इसको क्रॉस से बना दिया, और यहां जैसे यूं कहें कि बाहर निकलती होगी, जैसे यहां क्रॉस है तो यहां डॉट डॉट, मतलब क्योंकि ये धारा यूं जाएगी इसमें, ये बता रखा है। मतलब इसका अनुप्रस्थ काट बनाया जाए तो यहां पर वो उन तारों का अनुप्रस्थ काट नजर आएगा। इस सोलेनॉइड को लंबाई के समांतर कट कर दिया जाए तो यहां कुछ नहीं नजर आएगा, यहां पर हमें जो तारों का हिस्सा, मतलब इस तरह से जो वो तार थे ऐसे, उनका अनुप्रस्थ काट दिखेगा हमें इस जगह, क्योंकि आधा कट कर दिया है तो तार तो पीछे वाले हिस्से में ओनली है, धारा प्रवाहित नहीं कर रहे। ऐसे सोच रहे हैं कि माना धारा प्रवाहित नहीं किया तो क्या हुआ, एज्यूम कर रहे हैं कटा हुआ, काटेंगे तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं प्रणालिका। तो एज्यूम करने पर ऐसा हुआ कि ये यहां पर जो अनुप्रस्थ काट रहेगा और नीचे भी उनका अनुप्रस्थ काट रहेगा तारों का। तो यहां तो जब धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो ये बाहर धारा आती होने से डॉट डॉट से व्यक्त करेंगे, जैसे यहां, और यहां पर अंदर जाने से क्रॉस क्रॉस के द्वारा इनको व्यक्त किया जाएगा। तो डॉट और क्रॉस के द्वारा इनको व्यक्त किया जाएगा। अब डॉट और क्रॉस के द्वारा जब इनको व्यक्त किया जाएगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न के बारे में सोचा जाए। एन ध्रुव एस ध्रुव की बात तो अब भी ऐसा ही है कि एन ध्रुव एस ध्रुव चेक करना चाहे तो आसानी से चेक कर सकते हैं, छड़ चुंबक की भांति। कोई कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या प्रणालिका और छड़ चुंबक एक दूसरे के तुल्य होते हैं, तो सही बात है, तुल्य होते हैं। किस दृष्टिकोण से, कि तुल्य होने वाली बात जो मेनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से होती है।
और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड का पूरा पैटर्न अभी और बना के समझते हैं हम कंप्लीट पैटर्न को कि कैसे पैटर्न होता है। जैसे यहां पर हमने जो कहा था उसके हिसाब से पूरा पैटर्न बनाएंगे हम। हमने कहा था कि सोलेनॉइड के आंतरिक भाग में जो पैटर्न होता है वो समरूप वाला होता है। तो आंतरिक हिस्से में समरूप वाला जो पैटर्न होता है उसी को जरा ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए। तो यहां पर अंदर वाले हिस्से में मैंने समांतर बल रेखाएं बनाई है, समदूरस्थ एवं समांतर। समदूरस्थ होने का मीनिंग ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है। और ये ऐसे बल रेखाएं बताने का एक ही लॉजिक है कि जैसे ये धारा जो बह रही है इन तारों में, वो धारा की दिशा हमने ऐसे कंसिडर कर रखी है। और धारा जब ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से रहेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बनाई हमने। अब इसको यहां पर जो मेंशन कर रखा हमने, वापस फिर रिपीट कर दें कि ये वाला हिस्सा है इसका आंतरिक वाला भाग, उसमें ही सीधी समदूरस्थ बल रेखाएं हमने व्यक्त की, मतलब उसके अंदर के भाग में ही समरूप क्षेत्र मिलता है। जैसे जैसे किनारों के नजदीक आते हैं तो बल रेखाएं दूर होती, थोड़ा उनमें गैप बढ़ता जाएगा। गैप बढ़ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मान घटना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इसके सिरे की ओर आते हैं और फिर बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मान लगातार घटता जाता है। ऐसे इधर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान लगातार घटता जाएगा। लेकिन आसपास में क्या होता है इसको जरा और समझा जाए और सोचा जाए तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का और पैटर्न अगर बनाया जाए ना, ये तो चेक करने से पता लग रहा है कि ये चुंबकीय बल रेखा थोड़ी ऐसे जाते हुए ऑलमोस्ट कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, ये बल रेखा कुछ और ऐसे, और अगर इसको नीचे बना पाते हम यहां तक तो और नीचे बल रेखा जाती हुई ये होती। तो अब थोड़ा इसको थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं, थोड़ा थिंक करके देखते हैं इस बारे में कि ये किस तरह की बल रेखाएं होनी चाहिए थी। यहां पर ऊपर भी बनाए तो ये बल रेखा ऐसे जाती हुई होगी, ऐसे जाती हुई रहेगी। तो अब कुछ बातें इस डायग्राम के बेसिस पे हम खुद थिंक कर सकते हैं। सपोज अगर इस पर्णलिका की लंबाई को कम किया जाए तो लंबाई को कम करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या देखते हैं कि जो समरूप वाला क्षेत्र है इसकी लंबाई भी कम होती जाएगी, तो समरूप क्षेत्र कम मिलेगा। अगर लंबाई को बढ़ा दें तो समरूप क्षेत्र की लंबाई ज्यादा होगी। क्लियर बात दिख रहा है। और एक बात देखें, यहां क्या देख रहे हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, उनके बीच में यहां पर यहां की तुलना में गैप यहां पर काफी ज्यादा है। यहां तो कितनी पास पास बल रेखाएं हैं और यहां एक बल रेखा, ये दूसरी बल रेखा और नीचे जाती हुई, तो बल रेखा फिर नीचे जाती, मतलब यहां गैप काफी ज्यादा हो रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में गैप यानी कि अंतराल जितना बढ़ता जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां उतना ही कम होता जाता है। तो अब इस गैप को और जरा इमेजिन करें, अगर इसकी लंबाई कम करेंगे ना तो चुंबकीय से माना कि इतनी ही लंबाई की है तो ये चुंबकीय बल यहीं से मुड़ जाएगी, दूसरी यहां से मुड़ जाएंगी। तो चुंबकीय बल रेखा यहां पर अभी जितनी उसकी कंपेरिजन में थोड़े पास आ जाएंगी, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा और सोचें, अगर इसकी लंबाई को बढ़ाता हूं पर्णलिका की तो जो पहला घेरा जो लूप पहली बल यहां जा रही है ना, वो थोड़ा और बड़ी लूप बनाएंगी पहला वाला। मतलब अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो यहां पर इन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में गैप और बढ़ता जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि जितनी लंबाई इसकी ज्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड का मान यहां पर कम होता जाएगा। और अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का मान यहां पर काफी कम ही है, बी अप्रोक्सीमेट जीरो इसको कहा जाता है। एग्जैक्ट जीरो नहीं लिखा हमने। अच्छा, एग्जैक्ट जीरो क्यों सोचें कि एग्जैक्ट जीरो कब कह सकते हैं? अगर इसकी लंबाई इधर अनंत तक ले जाऊं, इसकी लंबाई अनंत तक ले जाऊं मैं, तो फिर अब दो बातें सामने आएगी। एक तो पूरा जो इसका आयतन होगा, अनंत बोल दिया मैंने, मतलब इसके सिरे पर हम नहीं पहुंच सकते कभी और इसके सिरे पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर तो सोलेनॉइड का जो आयतन पूरा है उस पूरे आयतन में समरूप चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वो आदर्श कंडीशन होगी, क्योंकि अनंत वाली कुछ होती नहीं प्रणालिका। या तो अनंत लंबाई की प्रणालिका बोल दिया जाए या आदर्श प्रणालिका बोल दिया जाए, उसके पूरे आयतन में चुंबकीय क्षेत्र का मान समरूप होगा। अब ये मत पूछना सर उसके सिरों पे क्या होगा, सिरे तो अनंत पे चले गए ना, सिरों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हम, तो सिरों की तो बात ही नहीं होगी फिर। तो पूरे आयतन में मैग्नेटिक फील्ड का मान समरूप होगा। अब उसी अनंत लंबाई की प्रणालिका के लिए बात कौन सी की जाएगी? बाहर के बिंदुओं के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे ना कि जितनी लंबाई इसकी बढ़ती जाएगी तो ये अगर ये दोनों सिरे अनंत पे चल गए तो ये मुड़ेंगे भी कहां पे? ऐसे बल रेखाएं ये तो अनंत पे जाके मुड़ेंगी, अनंत पे मुड़ेंगे तो अनंत पे जाते जाएंगे, नीचे भी, नीचे भी अनंत पे जाएंगे, ऊपर भी अनंत पे जाएंगी।
मतलब यहां कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होगी। अगर अनंत लंबाई की प्रणालिका है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एग्जैक्ट 0 कह सकते हैं हम। आइडियल कंडीशन में ठीक 0 कह दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो फिर आइडियल स्पेशली बोले तभी मानना, नहीं तो नहीं मानना है। तो हम कह सकते हैं सामान्य जो सोलेनोइड होता है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड का मान अप्रोक्सीमेट 0। दिस इज द मोर करेक्ट आंसर, ज्यादा सही आंसर यही है। अब एक बात और आती है, लेकिन कुछ कहते हैं सर लेकिन 0 भी दिखावा मिलता है, कहीं पे क्वेश्चन में आती हुई बात कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर 0 होता है। तो बाहर 0 होने का मीनिंग यहां पर आदर्श नहीं माना गया है, मान काफी कम है ना, अप्रोक्सीमेट 0, तो इसको 0 मान लिया गया है सुविधा के हिसाब से, कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से। मतलब कोई जनरल में आपसे बात कहे कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या, हाँ कह सकते हैं 0 है, लेकिन थोड़ा उसमें और पूछना चाहे वो फिर अलर्ट हो जाए। आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड का मान यहां पर 0 है या अप्रोक्सीमेट 0 है, बताओ सच क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा नहीं ये सच है, बट ये डबल सच है, ज्यादा सच यही है कि अप्रोक्सीमेट 0 कहेंगे एक सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मान है, एक लंबी प्रणाली के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मान है। स्पेशली अगर छोटा बोल दिया तब तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्पेशली अगर कुछ नहीं बोला तो एक सामान्य अधिक लंबाई की प्रणाली का ही माना जाता है। फिर आपसे पूछ ले कि सोलेनोइड के बाहर क्या यहां मैग्नेटिक फील्ड का मान आप 0 कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। यहां पता लग रहा कि 0 यहां हो ही नहीं सकता, यहां 0 नहीं होगा। तो ये 0 जो कहते हैं ना, तो जो सोलेनोइड की लंबाई है उसका जो मध्य भाग है उसके आसपास का रीजन की बात की जाती है। सोलेनोइड का ये मध्य भाग, ये मध्य भाग, ये मध्य भाग, ये तो इसके आसपास का रीजन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होता है। तो जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी ये रीजन भी बढ़ता जाएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 या 0 के नजदीक होता जाएगा। तो मैंने क्लियर आपको बता दिया कि कब 0 कहना, कब 0 नहीं कहना। एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट करते हैं उस बात को मैं। लंबी प्रणालिका के लिए मोर करेक्ट यही है, बी अप्रोक्सीमेट 0, और अंदर के जो सिरे हैं थोड़ा उनसे अंदर समरूप क्षेत्र होता है। अनंत लंबाई बोल दिया जाए पूरे आयतन में समरूप, और अनंत लंबाई बोला तो बाहर एग्जैक्ट 0 अनंत लंबाई के केस में। लेकिन अब वापस बात आती है अनंत लंबाई जनरली नहीं बोलता है, सिंपल सोलेनोइड की बात है, तो बोले कि क्या बाहर 0 होता, कह सकते हैं 0 से, लेकिन पूछा बताओ सच क्या है, तो फिर उस कंडीशन में ज्यादा सही तो ये इसको अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से कहा चलो 0 अप्रोक्सीमेट 0 मान लिया जाए, गणना के हिसाब से 0 ले लेते हैं। तो कुछ बातें हमने यहां पर जानी है। तो अब हम क्या जानने वाले हैं, जैसे ये बात जो मैंने समझाई वो यहां पर लिख भी दी है भी कि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0 और आदर्श स्थिति में 0 होता है। प्रणालिका चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती, बात कर ही चुका हूं मैं कि एक एन सिरा होता है तो एक एस सिरा होता है। यहां देखूं मैं तो ये वाला बन जाएगा, इसमें ये एन सिरा है, इधर की ओर एस सिरा बन रहा है सोलेनोइड का। प्रणालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता, सही बात है, चुंबकीय द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, जो द्विध्रुव नहीं होता उसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। जैसे आगे बात करें टोरॉइड, वो द्विध्रुव नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होता उसका, तो इसका तो होगा द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा वो अभी नहीं पढ़ा हमने, अभी बात नहीं की, द्विध्रुव आघूर्ण आगे पढ़ते हैं हम। अब ये तो पैटर्न वगैरह समझा हमने सोलेनोइड का। पैटर्न समझने के बाद अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता होगा, खास तौर से जो अक्षीय बिंदु हैं उन पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने की बात की जाती है इसमें। तो प्रणालिका के अक्षीय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी, तो अक्षय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की जहां तक बात है तो इसका जब मान ज्ञात करना चाहते हैं ना हम, तो अक्षय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए एम्पियर के नियम की सहायता से ज्ञात नहीं कर पाएंगे हम, एसीएल की सहायता से ज्ञात नहीं कर। सपोज एक सर्टेन लंबाई वाली प्रणालिका है, अनंत लंबाई की बात नहीं हो रही, सामान्यतः एक लंबी प्रणालिका की बात हो रही है, कोई भी सोलेनोइड जनरल एग्जांपल लिया हमने। अब ये जो प्रणालिका है ना, हमें पता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर समरूप रहेगा और जब यहां सिरों की ओर आएंगे तो असमरूप होता जाएगा, ये बात हम जानते हैं। तो अगर इसके किसी अक्षय बिंदु पर, अक्षय बिंदु मतलब अक्षय बिंदु कोई सा भी हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अंदर भी हो सकता है फिलहाल और वो बाहर वाला भी हो सकता है। तो अक्षय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान जब हमें समझना है ना, तो सबसे पहले सोचे हम कि एसीएल, तो हम कह रहे हैं कि एसीएल की सहायता से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, हम गणना नहीं कर पाएंगे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के मान की। क्यों गणना नहीं कर पाएंगे, क्या समस्या है? क्योंकि हमने कहा था कि एसीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि चुंबकीय बल रेखा का प्रतिरूप पता होना चाहिए। वो तो पता हमें, अभी जान लिया कि चुंबकीय बल रेखा अंदर सीधी समदूरस्थ होती है और यहां पर फैला हुआ होता है, इस जगह डाइवर्जिंग वे में होती है, यहां पर मतलब असमरूप यहां पर है। दूसरी बात, पैटर्न जब पता है तो जब हम एसीएल अप्लाई करते हैं ना तो 3 स्टेप थी। पहला था बंद लूप बनाओ, अब बंद लूप यहां बनाना पड़ेगा हमें, और बंद लूप जो बनाते हैं ना, जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना होता वहां से गुजरता हुआ बनना चाहिए।
तो मैग्नेटिक फील्ड का मान तो मुझे अक्षीय बिंदु पर ज्ञात करना है, यहां से गुजरता हुआ बंद लूप बनाना है। अब बंद लूप जब बनाते हैं तो खास ध्यान क्या रखते हैं कि बंद लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या तो नियत रहे या फिर 0 रहे। तो यहां अगर मैं ऐसे बंद लूप बनाऊंगा, ऐसे इससे इसके समांतर इससे गुजरता हुआ अक्ष पे पारित होता हुआ अक्ष के साथ साथ, तब तो अक्ष के कुछ बिंदुओं पर तो समरूप, इधर तो फिर असमरूप आ गया, तो हर जगह अलग अलग मान आ गया। तो इसे तो लूप बनाएंगे जो हमारा बेकार हो जाएगा, मतलब सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो सही बात नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो कोई सोचे सर हमने 12th में किया था डेरिवेशन ACL के द्वारा ज्ञात किया था, अरे वो आपने इनफाइनाइट जो लेंथ की सोलोनॉइड थी लंबी प्रणाली उसके लिए ज्ञात किया था। यहां लंबी प्रणाली का मतलब इनफाइनाइट लेंथ वाली नहीं लेना, क्योंकि उस अनंत लंबाई वाली में क्या था कि पूरे में समरूप क्षेत्र था पूरे अक्ष के हर बिंदु पर, तो उसके लिए कोई दिक्कत थी नहीं, और बार हर जगह 0 वहां पर आपने लिया था आराम से। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो हम इजीली समझ जाएंगे उसको। तो लेकिन फिलहाल यहां पर एक जनरल केस की बात कर रहा हूं कि इतनी L लंबाई की प्रणालिका है उसके लिए। तो इसके लिए फिर मैग्नेटिक फील्ड का मान अक्षीय बिंदु पर ज्ञात करने के लिए कंसेप्ट काम में आता है, वो होता है BSL यानी कि बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ की सहायता से अक्षीय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान जब ज्ञात करना होता है, तो अब यहां पर बायो-सावर्ट का एप्लीकेशन पहले से पता हमें कि एक जो कुंडली होती है उसके अक्षीय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान जानते थे हम, तो वो लॉजिक काम में लेंगे। इस पूरी प्रणालिका को हम कई सारे स्मॉल चौड़ाई dx चौड़ाई की कई सारी जो कुंडलियां हैं उनसे मिलकर बना हुआ कंसिडर करेंगे। हर कुंडली के लिए ये जो प्रेक्षण बिंदु सपोज यहां बना रखा है बिंदु P, ये प्रेक्षण बिंदु जैसे एक कुंडली हमने यहां कंसिडर कर ली है उसके लिए अक्षीय बिंदु होगा, एक कुंडली यहां तो अक्षीय बिंदु होगा। तो अक्षीय बिंदु का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख करके इंटीग्रेशन के द्वारा सबको जोड़ दिया जाता है, उससे हमें बिंदु P पर एक परिणामी मैग्नेटिक फील्ड का मान प्राप्त होता है। इंटीग्रेशन क्या करना है कैसे करना नहीं जानना बिल्कुल भी, सीधा जो फॉर्मूला है वही हमें याद रखना है। तो फॉर्मूला ये मिलता है B = μ0 sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला मिलता है हमें समाकलन के द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा मिलता है, बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से मिलता है। तो रिलेशन उससे आता है फ्रॉम BSL। अब इसमें μ0 है, तो स्मॉल n के बारे में बात करें। स्मॉल n किसको कहते थे हम? स्मॉल n होता है n/L, यानी कि टर्न डेंसिटी, घेरा घनत्व तो स्मॉल n, प्रतीकांक लंबाई घेरों की संख्या होता है ये स्मॉल n, और n जहां कुल घेरे हैं, और L है प्रणालिका के फ्रेम की लंबाई, ये जो फ्रेम जिस लंबाई का उसकी लंबाई की बात यहां पर होती है। तो L फ्रेम की लंबाई है, तो इसमें n लिख भी दिया हमने, घेरा घनत्व है, और L फ्रेम की लंबाई है, n कुल घेरों की संख्या। तो कभी कुछ को लगता है सर आपने फ्रेम की लंबाई क्यों लिख दी यहां पर, ये सिंपल ऐसे लिखते सोलेनॉइड की लंबाई। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन से बचाने के लिए हमने फ्रेम की लंबाई लिख दिया। खासतौर से कंफ्यूजन कब होता है ये, जब प्रणालिका में घेरों को 2, 3, 4, 5 परतों में लपेटा गया हो। बोला कि 5 परत में घेरे लपेट रखे हैं, एक परत में 100 घेरे हैं, और लंबाई दे दिया, माना कि सोलेनॉइड के फ्रेम की लंबाई 1 मीटर है, एक परत में 100 घेरे हैं। अब उससे कहा जाए तो कि तुम ये घेरा घनत्व लिखो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, तो एक में 100 घेरे हैं। अब वो L लिखने में कंफ्यूज हो रहा है कि एक का लंबाई, एक परत की लंबाई 1 मीटर थी, दूसरे की 2 मीटर, तो मैं क्या 5 मीटर लिखूं क्या यहां पर? तो मैंने इसलिए क्लियर लिख दिया, साफ साफ लिख दिया कि फ्रेम की लंबाई काम में लेना। तो कितनी थी? 1 मीटर, तो 1 मीटर यहां आ जाएगा, तो उसकी एकांक लंबाई में घेरे मिल जाएंगे। कुल घेरे लिख दो, एक में 100 घेरे तो 5 परत में 500 घेरे, 500/1 मीटर, उससे स्मॉल n मिल जाएगा। तो जब ज्यादा परतों में हो तो कुल घेरो 5 परतों के घेरे लिख दो और फ्रेम की लंबाई लिख दो, उससे बड़े आराम से आप एकांक लंबाई में घेरों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला को कैसे काम में लेना उस पॉइंट पर आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन की बात करते हैं, उस क्वेश्चन में वही दोनों तरफ, अच्छा एक बात और देखिए, इसमें ये कोण θ1 θ2 यहां पर जो बता रखे उसका भी जरा मीनिंग समझे हम कि ये कैसे काम में लेना θ1 θ2 में। तो θ1 θ2 आखिर है क्या, पहले जान लिया जाए कि जैसे ये अक्षय बिंदु है, कोई भी अक्षय बिंदु, यहां वाला अक्षय बिंदु है, तो जिस बिंदु पर, जिस अक्षय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना होता है सोलेनॉइड के अंदर, पहले उस पर एक लंब बनाते हैं, अक्ष पर लंब बना दिया, ये लंब बना दिया गया, ये लंब वाली लाइन होगी। अब जो लंब बना दिया है, माना कि ये सिरा 1 है, ये सिरा 2 है, तो जो प्रेक्षण बिंदु है उस प्रेक्षण बिंदु से दोनों सिरों की ओर 2 लाइन या 2 एरो, 2 तीर बनाते हैं, 2 लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। वो दोनों लाइनें इस लंब के साथ जो कोण बनाती हैं, एक अगर क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, ऐसे कोण बनाती हैं उस लाइन के साथ ये दोनों लाइनें। तो इन कोणों को लिखना होता है। तो इन दोनों कोण की खास बात क्या है
कि अगर ये वाला कोण क्लॉकवाइज है तो ये वाला कोण एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों का मापन विपरीत दिशा में किया गया है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। अब विपरीत दिशा में मापन किया गया है ना, तो अगर कहीं पर, हालांकि अंदर के सब बिंदुओं पर ये विपरीत दिशा में आ जाए कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन कभी अगर बिंदु हमने बाहर लेना पड़े बाई चांस, वैसे नो चांस नीट के हिसाब से बात करें, फिर भी कहें बाई चांस अगर बिंदु बाहर लेना पड़े, तो बिंदु अगर बाहर लेना पड़ जाए, क्योंकि अक्षय बिंदु के लिए फॉर्मूला है ये, अक्षय बिंदु अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, सब के लिए फॉर्मूला वैलिड है, सबके लिए फॉर्मूला काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड का मान बताने के लिए। तो अगर हमें बाहर के बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना हो तो पहला काम क्या कि पहले उस बिंदु पर अक्ष पे लंब बना दिया जाएगा, ये बना दे लंब। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि उस बिंदु से दोनों सिरों की ओर दो लाइनें बनाई जाएगी, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ऐसे लाइन बना दी जाएगी। अब वो दोनों लाइनें इस लंब के साथ जो जो कोण बना रही होती हैं उनको विपरीत से एक अगर क्लॉकवाइज दूसरा एंटी को लेना होता है। तो यहां पर दोनों एक ही तरफ एक ही दिशा में उनका मापन हो रहा है, तो एक को नेगेटिव पुट करेंगे। कैसा पुट करेंगे? जैसे यहां तो दोनों प्लस प्लस की फॉर्म में ही है, तो एक θ1 तो एक -θ2 पुट किया जाएगा। जैसे एक अरब मानेंगे 45 आ रहा तो उसको -45 लिखा जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो बाई चांस कहीं जरूरत पड़े तो मीनिंग मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है, बट आंतरिक बिंदु पर कहीं जरूरत पड़ने वाले नहीं है। दोनों अपोजिट साइंस में रहेंगे हमेशा और आराम से आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में घेरों की संख्या दे दी, लंबाई दे दिया, धारा दे दिया, आंतरिक बिंदु P हमें बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं, क्या परेशानी इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मूला था हमारा कि अक्षय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताना है, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 sin थीटा प्लस sin थीटा लगा देंगे। फॉर्मूला लिखा, स्मॉल n का मान n/l हो जाएगा। स्मॉल n इज इक्वल टू n/l। n कितना यहां पर 5000 है, l कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। बाकी तो मान दे ही रखा है। θ1 θ2 वही 30 sin 30 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस 1, तो ये तो पूरा 1 बन गया। बस ये म्यू नॉट का मान रखा 5000 बटे आधा लिख दिया, 2 की जगह 2 आई, इजिली आंसर आता है 2 पाई 10⁻³ क्योंकि इसमें देखिए ये तो पूरा 1 बन ही गया था, इससे कैंसिल हो ही गया, और ये 1 2 3 पावर, और ये 5 × 4 20 हो गया, तो 1 0 और आ गया, तो 4 पावर गई 7 में से, तो -3 बचेगी और 2 पाई बन गया। इजिली सोल्व हो रहा है।